तो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में अपन सारी की सारी मैथमेटिक्स देखेंगे जो कि अपने फिजिक्स में यूज होने वाली है। ठीक है, मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में जितनी भी मैथमेटिक्स यूज होने वाली है उस सारी मैथमेटिक्स देखेंगे। और बेसिकली अपन इसमें वेक्टर वगैरह नहीं लेने वाले, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स देखेंगे, क्योंकि वेक्टर तुम मोशन इन अ प्लेन में वैसे भी पढ़ ही लोगे। ठीक है, सबसे पहले इस मैथमेटिक्स का पार्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले अपन एंगल समझते हैं। ठीक है, एंगल क्या होता है कि अगर मान लेते हैं दो लाइंस है, उनके बीच में कोई स्पेस है, तो उसे कहते हैं एंगल। अब ये एंगल मेजर कैसे होता है? एंगल बेसिकली अगर पॉजिटिव में मेजर करना है तो क्या करेंगे अपन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। और वही एंगल को अगर नेगेटिव में मेजर करना है तो उसको अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। आफ्टर दैट अपने पास आता है कि अपने को पता है कि एंगल का सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है 1 डिग्री। लेकिन ऐसा नहीं होता, 1 डिग्री से भी छोटा एक चीज होता है, दैट इज मिनट। अब मिनट तो टाइम का यूनिट है नहीं, अपन जो है एंगल को सब डिवाइड करने के लिए जो है मिनट के जैसे यूनिट्स का सहारा लेना पड़ता है। तो अपने पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स आ जाता है, जो कि जिसको 60 के ऊपर एक डैश करके रिप्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर दैट ये जो 1 मिनट है उसको क्या होता है? 60 सेकेंड्स होता है। अब ये सेकंड भी टाइम का यूनिट है, ये डिग्री में कैसे आ गया? इसको अपन एज अ डिग्री यूज कर रहे हैं, मतलब डिग्री को और सब डिवाइड करने के लिए अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड आता है। और सेकंड को कैसे करते हैं? ये जो 60 के ऊपर दो डॉट लग रहा है ना, डैश डैश करके, ऐसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड्स को। ठीक है, आफ्टर दैट आता है अपने पास वन राइट एंगल। राइट एंगल में हमेशा याद रखेंगे 90 डिग्रीज होती है। और इसी 90 डिग्री को या राइट एंगल को अपन जो है अगर रेडियन में लिखे तो ये पाई/2 रेडियन होता है। रेडियन क्या है? ये जो है एंगल का सेकेंड यूनिट। एक यूनिट तो डिग्री हो गई और एक यूनिट है रेडियन। अब 180 डिग्री इज इक्वल टू हमेशा याद रखेंगे कि अपने पास होता है पाई रेडियन। ठीक है क्या? बिल्कुल। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई/2 रेडियन हो जाता है। ठीक है, और ये जो बेसिकली हम सारी चीजें यूज करने वाले हैं, ये किसको फोड़ने के लिए है? ये है न्यूमेरिकल्स को फोड़ने के लिए। ठीक है, ठीक है। चलो यार आगे की बात करते हैं। नहीं, आगे की बात करने से पहले अपन इस एंगल की बात कर लेते हैं कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क क्या है? आर्क ये जो वो लेंथ है जिनके बीच में जो है एंगल बना है, जैसे कि इस कंडीशन में आर्क क्या है? ए बी अपॉन रेडियस आर। तो ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर्क अपॉन रेडियस। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पीपीटी पूरी दिख रही नहीं होगी, एक सेकेंड इसको मैं ठीक से कर लेता हूँ एडजस्ट। ये ये एडजस्ट हो गए। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं इसकी। तो अपने को पता है कि एक रेडियन में जो है 180/पाई होगा क्या? हाँ, क्योंकि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होती है। और इसी एक रेडियन को अपन क्या लिखते हैं? 57.3 डिग्रीज लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास बात आती है कि अगर अपने पास कोई एंगल दिया हुआ है तो उसको मतलब कोई एंगल डिग्रीज में दिया हुआ है तो उसको अपन रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? उसके लिए आता है पाई/180। जैसे कि अगर मान लेते हैं मेरे पास है 30 डिग्री। ठीक है, इसको मेरे को जो है रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं? पाई/180 कर। तो इससे क्या होगा? ये 30 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, और ये बन जाएगा पाई/6 रेडियन। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। आफ्टर दैट किसी एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने को 180/पाई का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। जैसे पाई/6 रेडियन दिया, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई। पाई से पाई गया, 6 से ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 30। ठीक है क्या? वैसे ही इन सारी चीजों की एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है, जो कि दिया है 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई/6 रेडियन, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई/4 रेडियन, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई/3 रेडियन, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई/2 रेडियन, 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई/3 रेडियन, और 135 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई/4 रेडियन, 150 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई/6 रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट ये पीपीटी एक सेकंड पूरी दिख रही है क्या? नहीं, इसको भी थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। अब आई थिंक पूरी दिख रही होगी। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली होते क्या है? देखो, अगर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमेशा याद रखना ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वर्क करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, बाकी दो लाइंस किसी भी एंगल पे हो सकती है। ठीक है, तो अगर ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो एंगल है मेरे पास दिया हुआ है थीटा,
ठीक है। तो अब इनके बीच का, जैसे कि ये है ओ, ये है एम और ये है पी, तो इनके बीच के रेशियोज को अपन जो है ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में यूज करते हैं। मतलब इनके जो रेशियोज है ना इन साइड्स के, इस साइड इस साइड इस साइड, इन तीनों के बीच का जो रेशियोज ऐसे आते हैं, उससे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। जैसे कि सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर जो है ये है, हाइपोटेनस क्या है? ये है, और बेस क्या है? ये। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये बाय ये, मतलब पीएम बाय ओपी जो है अपने पास साइन थीटा आएगा। वैसे ही कॉस थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस ये। फिर टेन थीटा को कैसे वो करते हैं अपन? टेन थीटा को परपेंडिकुलर बाय बेस से। ठीक है। आफ्टर दैट कॉट थीटा आता है। कॉट थीटा को क्या करते हैं? कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है या फिर रेसिप्रोकल होता है। तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है क्या? हाँ, वही सेक थीटा को डिफाइन करना है। तो सेक थीटा जो है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब वन बाय कॉस थीटा। ठीक है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय बेस, यानी कि ये हाइपोटेनस अपॉन ये जो है अपना बेस हो जाएगा। ठीक है क्या? ठीक। आफ्टर दैट अपने पास आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ये, परपेंडिकुलर है। अब कौन सा किस में क्या होता है, इसको इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो इसके लिए एक ट्रिक। क्या ट्रिक है? ये है साइन, ये है कॉस, ये है tan। ठीक है। ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को अच्छे से देखना, बहुत अच्छी ट्रिक है ये सब याद करने के लिए। ठीक। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से देखना, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। तो पी क्या है? पंडित, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, दो बार हरि। ठीक है। एक बार तो होता ही नहीं हरि का नाम। हरि हरि बोल, बोलो हरि हरि बोलो। ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा? पी बाय एच आ जाएगा। यहाँ से पंडित और हरि के पंडित से पी और हरि का एच लेके ऐसे ये ट्रिक लगा दोगे, साइन का क्या आ जाएगा? पी बाय। अब साइन का ये आ गया, कॉस का ये आ गया, टेन का आया। होप इससे याद रहेगा तुमको। अब बाकी के तीन का क्या करना है? कॉट है तो कॉट तो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो पी बाय बी है तो बी बाय पी हो जाएगा कॉट। सेक है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा। और कोसेक है तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो वो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ गए क्या ये ट्रिक? बिल्कुल समझ गए होगे। ठीक है। आफ्टर दैट जो है अपन इनके बीच का रिलेशन निकाले, तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय sin थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा, जैसे कि रेसिप्रोकल है मैंने बताया था। ठीक है। और इनके बीच में जो इंटर रिलेशन होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, दिख रही है क्या ये ठीक से? मिल गई है थोड़ी सी। हाँ, अब ठीक। चल। हम्म। तो सबसे पहले अपने पास एक चार्ट आता है, तो चार्ट में डिग्री दिया हुआ है, रेडियन दिया हुआ है, और साइन कॉस टेन की वैल्यू दी हुई है किस डिग्री के लिए क्या होती है। तो क्या इसको अच्छे से याद करना है? हाँ, इसको तुमको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से 90 डिग्री तक याद कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री तक बहुत सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी तुमको। 90 डिग्री तक सारे काम हो जाएंगे तुम्हारे। तो सबसे पहले जो है डिग्री अगर रेडियन में करें तो 0 डिग्री जो जीरो ही रेडियन होता है। साइन जीरो क्या होता है? जीरो, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। साइन 30 क्या होता है? 1/2, रेडियन में π/6। ठीक है। तो साइन 30 1/2 होता है। साइन 37 3/5 होता है। साइन 37 क्यों? ये ऑड सा क्यों? क्योंकि ये 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, ये तो सही है। 37 और 53 क्यों है? 37 और 53 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 37 और 53 डिग्री यूज होते हैं, और इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है। तो साइन 37 3/5 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 53 4/5 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 होता है 1। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। अब साइन 90 की जो वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है। अब कॉस का उल्टा चलने लग जाएगा। साइन 60 की जो वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है। साइन 53 की जो वैल्यू है
वो कॉस 37 की वैल्यू आ जाती है। वहीं साइन 45 की वैल्यू जो है कॉस 45 से इक्वल होती है। साइन 37 की वैल्यू जो है वो कॉस 53 के वैल्यू के इक्वल हो जाती है। साइन 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू से इक्वल हो जाती है, और साइन 0 की वैल्यू कॉस 0 के कॉस 90 के इक्वल हो जाती है। ठीक है क्या? ठीक है। आफ्टर दैट टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस। यहाँ लिखता हूँ, टेन इज इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। तो अगर साइन बाय कॉस की वैल्यू कर दोगे ये डिवाइड बाय ये, तो ये टेन की सारी वैल्यूज यहाँ पे रेस्पेक्टिवली मिलती जाएगी। ठीक है क्या? ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज है। यूज तो क्या ही है, मतलब ये एक समझ लो कि यहाँ पे जो है ना फंक्शंस चेंज होते हैं। ठीक है। फंक्शंस चेंज क्यों होते हैं? जब अपने पास 90 होता है, 90 यानी कि पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है। तो साइन 90 तो अपने को पता ही क्या होता है, लेकिन साइन 90 के साथ एक थीटा दिया हुआ है अगर अपने आप को, तो क्या करेंगे अपन? यहाँ पे जो है एक रूल लगता है साइन के लिए, मतलब साइन के लिए नहीं, सारी क्वांटिटीज के लिए। SIGN साइन, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए जो होता है ASTC रूल। ASTC रूल। ठीक है। अगर अपना जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सारे के सारे जो साइन कॉस टेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे सारे के सारे। अगर सेकंड सेकंड वाले क्वाड्रेंट में है अपना एंगल, तो यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव। ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो सिर्फ टेन पॉजिटिव रहेगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है सिर्फ कॉस पॉजिटिव। ठीक है क्या? ठीक है। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 क्या होता है? 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। हाँ, तो इसमें क्या साइन पॉजिटिव रहेगा क्या? हाँ, तो ये साइन का पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। और जो है 90 प्लस थीटा, तो 90 के साथ एक थीटा जुड़ा हुआ है, तो ये जो साइन का जो फंक्शन है ये चेंज होके कॉस बन जाता है। ये याद रखना हमेशा। ठीक है। ठीक है। वहीं सिर्फ 90 में ही होता है, ये याद रखना। अगर पाई प्लस थीटा होता तो ये साइन थीटा ही रहता, कॉस नहीं बनता। ठीक है। साइन पे ही सिर्फ फंक्शन चेंज होता है। अगर अपन बात करें कॉस की, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो वहां से आ गया ये नेगेटिव। आफ्टर दैट पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो कॉस को चेंज होना पड़ेगा, तो कॉस चेंज होकर क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। ठीक है। वहीं अगर टेन की बात करूं, तो टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव हो सकता है, तो ये भी नेगेटिव होगा, और टेन कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा? कॉट में। आफ्टर दैट साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 तो ये हो गया, और माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि इसमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये पॉजिटिव ही रहेंगे। हाँ, तो साइन पाई बाई 2 आया है, तो चेंज होगा क्या? हाँ, तो ये पॉजिटिव कॉस। तो यहाँ पे तुमने एक चीज देखी, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये दोनों एक ही क्वांटिटीज। ठीक है। ठीक। आफ्टर दैट कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, अब क्योंकि पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन चेंज होके ये क्या बन जाएगा? कॉस का साइन। वहीं टेन का करेंगे तो ये टेन का कॉड बन जाएगा। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। आफ्टर दैट नेगेटिव एंगल लेने वाले हैं, तो साइन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है। ठीक है। आफ्टर दैट कॉस माइनस ऑफ थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ये चीज याद रखेंगे, हमेशा काम आएगी। और टेन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। आफ्टर दैट अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पीपीटी दिख रही है सही से? सही है, गुड। तो बात करते हैं एडिशनल फॉर्मूलेस की। तो बेसिकली जो है कॉस ए प्लस बी का सबसे पहले अपन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस 60 प्लस 30, अगर इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो तुम तो बोलोगे यार भैया ऐसे क्यों कर रहे हैं, 60 प्लस 30 90 होता है, कॉस 90 की वैल्यू गिवन है वही डाल दो। ये तो इस केस में तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं अपने पास ए की वैल्यू है 15 और बी की वैल्यू है 18, तब क्या करोगे? तब ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो कॉस ए प्लस बी जो है वो उसकी फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस है, यहाँ पे हमेशा याद रखना कॉस के प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। कॉस वाले टर्म से एक तरफ, साइन वाले टर्म से एक तरफ। वहीं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस का प्लस ही रहेगा, कॉस ए साइन बी। ठीक है। ठीक है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला,
साइन ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, हमेशा याद रखना है इस चीज को, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू थीटा होता है बाई टू, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू थीटा होता है, ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे कॉस टू थीटा की एक और वैल्यू आ जाती है, कॉस टू थीटा की यहीं से आती है, ऐसे समझ लो, थोड़ा सा इसको चेंज करके कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तीन वैल्यूज है इसकी, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, इसके पीछे एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वहीं जो है टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस कॉस टू थीटा होता है, ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। तो वहीं से ये एक फॉर्मूला आ जाता है, ठीक ठीक। आफ्टर दैट आता है अपने पास साइन रूल ट्रायंगल्स के लिए। अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल अल्फा, एक एंगल बीटा, एक एंगल गामा है, अल्फा के सामने वाला साइड जो है वो है ए, बीटा के सामने वाला साइड जो है वो है बी, और जो गामा है उसके सामने वाला साइड जो है वो सी है, देन जो है यहाँ पे एक डेरिवेशन करने के बाद अपने को एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज साइन अल्फा बाय ए इज इक्वल टू साइन बीटा बाय बी इज इक्वल टू साइन गामा बाय सी, ठीक है। अब कोसाइन रूल समझते हैं। मान लेते हैं एक और ट्रायंगल है, ए सिर्फ एक ही एंगल गिवन है थीटा, ठीक है, एक एंगल है ए, दूसरा एंगल है सी, तीसरा एंगल है बी, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो है ना अपने को सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा मिलता है, ऐसा समझ लेना। या फिर अगर इसमें से कॉस थीटा की मैं वैल्यू निकालनी चाहूँ तो ये कुछ ऐसा आ जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए, ठीक है क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या पीपीटी सही से दिख रही है, एक सेकेंड, ठीक। अब आते हैं अपन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन समझने से पहले अपन एक फंक्शंस के बारे में समझते हैं। तो अगर x इज इक्वल टू मैं 5 बोलूं, क्या एक फंक्शन है, हाँ बिल्कुल एक फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन जो है कांस्टेंट है, तो इसको एक कांस्टेंट फंक्शन बोलो, ठीक है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी कर लो बढ़ नहीं सकती, ठीक है, ठीक। वहीं मैं अगर एक वेरिएबल फंक्शन की बात करूं तो x की पावर नहीं, या फिर y लेते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो अगर इसमें x की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो क्या y भी इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, और x डिक्रीज करूंगा तो y डिक्रीज होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे y की एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, x पे डिपेंड करती है, तो ऐसे टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, वेरिएबल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है क्या, ठीक है। अब जो अपन डिफरेंशिएशन जो करने वाले हैं वो सिर्फ एक वेरिएबल फंक्शन के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आगे करके दिखाता हूं मैं, यानी मैं डिफरेंशिएशन पहले यहाँ समझा लेता हूँ। डिफरेंशिएशन होता क्या है, बेसिकली जो है डिफरेंशिएशन एक छोटे छोटे पार्ट में या फिर किसी का रेट ऑफ चेंज निकालता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर एक वेरिएबल फंक्शन है तो, हाँ, या फिर x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू भी घट रही होगी, ऐसे कुछ मान के चलते हैं वेरिएबल फंक्शन को, ठीक है। तब होता क्या है कि ये जो y है ये किस रेट से चेंज हो रहा है x के चेंज होने पे, ये पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है क्या, बिल्कुल। क्या क्या बोला मैंने कि ये जो y है ये x की वैल्यू चेंज होने के कारण से कितना चेंज हो रहा है उसका रेट पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। होप हल्की फुल्की समझ में आ गई होगी कहानी। अब क्योंकि सी चेंज कांस्टेंट जो है चेंज नहीं होता तो उसका कोई रेट ऑफ चेंज हो ही नहीं सकता, तो डिफरेंशिएशन करने की कोई लॉजिक ही नहीं बैठता, तो जीरो आता है इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अगर एक फंक्शन है y जिसके साथ एक कांस्टेंट दिया है c और एक वेरिएबल फंक्शन दिया है u, तो अगर y का अपन x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन करने से क्या मिल सकता है अपने को, y कैसे चेंज हो रहा है x के चेंज होने से, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और सिर्फ जो वेरिएबल फंक्शन है इस कंडीशन में जो u था वो वेरिएबल फंक्शन था, तो सिर्फ u का ही डिफरेंशिएशन होगा du बाई डी एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करने का रूल भी होता है, मैं दिखाऊंगा डिफरेंशिएशन का रूल क्या, ये देखो आखिरी में जो है ना ये रूल है इसका। चलो पहले तो मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे चीजें होती है। अगर y जो है तीन वेरिएबल फंक्शन के एडिशन में दिया हुआ है ऐसे करके,
तो अगर इसका y का डिफरेंशिएशन करें x के टर्म्स में, ये तो इन तीनों का सेपरेटली डिफरेंशिएशन होगा। dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये du बाई डी एक्स होगा प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स होगा। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। अगर जो है y दो वेरिएबल फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन की तरह गिवन है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू du बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है। आफ्टर ये वाला जो फॉर्मूला है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। आफ्टर दैट अगर y जो है किसी दो फंक्शंस के मान लो डिवीजन में दिया हुआ है, जैसे u बाय v, u और v दोनों वेरिएबल फंक्शन, तो क्या होता है अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करूं तो इनका डिफरेंशिएशन होगा और इनका डिफरेंशिएशन करूं तो ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन जो कि है v, तो v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर होगा। ठीक है क्या? ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। यहाँ पे आता है मेन फॉर्मूला इसका। तो अगर y जो है x के टर्म्स में दिया है लेकिन x की किसी पावर में दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? अगर इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें तो x टू द पावर n है, तो n जो है सामने आ जाता है और x की जो पावर है वो n माइनस वन हो जाती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं मेरे को दिया रहता है एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना है बोले, तो डी बाई डी एक्स किया मैंने, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 3x टू द पावर 3 माइनस वन, या फिर बोल सकते हैं 3x स्क्वायर। ठीक है क्या? ठीक। 3 कहाँ से आया? ये जो n है ये 3 है यहाँ पे, तो n आगे आ जाएगा। ठीक है? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पीपीटी दिख रही है क्या सही से? एक सेकेंड। हाँ पीपीटी दिख रही है। चलो आगे। अब जो है अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें बोला है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। पहला कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन क्या दिया है? वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ दिया हुआ है। ठीक है क्या? ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर हाफ है तो हाफ आगे आ जाएगा, एक्स की पावर हाफ माइनस वन तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट ओवर। ठीक है? सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते हैं। सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या दिया है? y इज इक्वल टू अपने पास दिया है एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 7। ठीक है? इसका डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले तो 5x टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस 4x का क्यूब हो जाएगा प्लस 7 जो है वो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन ठीक हो जाएगा। ठीक है? अब थर्ड का डिफरेंशिएशन करते हैं। थर्ड का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस 3x टू द पावर माइनस 2 दिया हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स करूँ अगर तो स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स का पावर 1 हो जाएगा प्लस माइनस हाफ है तो माइनस हाफ आगे आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको निकालते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/2 यानी कि 2 माइनस एक्स टू द पावर फिर माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2 हो जाएगा। ठीक है? अब ये आ जाएगा सामने तो ये आ जाएगा प्लस 6। ठीक है? 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 एक्स टू द पावर माइनस। ठीक है क्या? ये है इन तीनों का डिफरेंशिएशन, और समझ में क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास जो है अलग अलग डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के जो है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन में क्या मिलता है वो देखते हैं। सबसे पहले अपन अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के टर्म्स में। अब देखो एक चीज और बता देना चाहता हूँ, अगर साइन जो है एक्स का फंक्शन और अगर इसको तुम टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी टी टाइम के टर्म्स, तो ये तुमको क्या देगा? 0 देगा। ठीक है? अगर साइन एक्स के टर्म्स में तो डिफरेंशिएशन भी एक्स के टर्म्स में ही करना पड़ेगा, तभी तुमको साइन जो है यहाँ पे कॉस देगा। ठीक है? वहीं अगर कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस साइन एक्स मिलेगा। tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। कॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। अब ये सारे फॉर्मूले मैंने नहीं बनाए हैं, ये सारे फॉर्मूले डेरिवेशन के थ्रू आए हैं, लेकिन डेरिवेशन बता नहीं सकते इसमें, फिर डेरिवेशन बहुत लंबे लगते। ठीक है? ठीक है। तो सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक एक्स tan एक्स मिलेगा। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स मिलेगा। अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/x मिलेगा। एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वही मिलेगा, e टू द पावर x ही मिलेगा। e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो a है, a कांस्टेंट है। ठीक है? हमेशा याद रखना e के ऊपर a कांस्टेंट रहता है एक और x वेरिएबल है। अगर इसका d बाई डी एक्स करें तो क्या होगा? जो कांस्टेंट है वो सामने आ जाएगा, इंटू
ई टू द पावर ए एक्स ही रहेगा। ठीक है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपने पास मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम और मिनिमा क्या होते हैं? जैसे कि मान लेते हैं जब भी हम कोई एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका एक मिनिमम पॉइंट रहता है, जैसे कि इस ग्राफ में दिख रहा है ये है मिनिमम पॉइंट, इसका इससे नीचे ये नहीं जा सकता, और उसका एक मैक्सिमम पॉइंट रहता है ऐसे। अब हर एक ग्राफ का क्या एक इक्वेशन होता है, हाँ एक इक्वेशन होता है हर एक ग्राफ का। तो क्या होता है कि अपन उस इक्वेशन के जो है ना, उस इक्वेशन की मदद से इस मिनिमा पॉइंट और मैक्सिमा पॉइंट को निकाल सकते हैं। और उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगता है। तो चलो निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मिनिमा का कंडीशन बताता हूँ। अगर मेरे पास मान लेते हैं y इज इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे करके दिया, ठीक है ठीक है। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स करूँ पहले तो क्या होगा? 2x आ जाएगा क्या? हाँ। और इस dy बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल रख, हाँ, तो ये मेरे को क्या देगा? x इज इक्वल टू क्या जीरो दे देगा क्या? बिल्कुल दे देगा। अब x इज इक्वल टू जीरो जो है ना, मेरे पास कोई एक वैल्यू है, या तो मिनिमा की वैल्यू है या तो मैक्सिमा की वैल्यू है, ठीक है। ये तो x की वैल्यू मिल गई मिनिमा या मैक्सिमा की, ठीक। मतलब कि अगर x इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो y या तो मिनिमम रहेगा या मैक्सिमम। तो पता कैसे लगाऊं कि मिनिमम रहेगा या मैक्सिमम? तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाता है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? सिर्फ 2 आ जाएगा। 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 2 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मिनिमा का कंडीशन क्या होता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है ना वो पॉजिटिव रहना चाहिए। ये मिनिमा का कंडीशन, मेन कंडीशन, ठीक है। तो अपने पास ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, अगर x की वैल्यू जीरो डालूंगा तो वो क्या देगा? मिनिमा देगा, ठीक है। अगर वहीं पे ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो अपने को क्या देता? मैक्सिमा देता, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो क्या देगा? मैक्सिमा देगा, ठीक है। किसी भी ग्राफ का मैक्सिमा या मिनिमा उसके इक्वेशन से अपन ऐसे निकाल देते हैं। अब जो है अपने वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बोला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सबसे पहले आंख बंद करके क्या करना है? dy बाई डी एक्स करना। dy बाई डी एक्स वाई क्या दिया हुआ? 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा 2 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। ये माइनस 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस 2 आएगा फिर, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ये dy बाई डी एक्स आ गया। इसको रखूंगा 0 के इक्वल तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगा 1 बाय, ठीक है क्या? ठीक है। तो मिनिमम यहाँ पे दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू है तो एक बार और डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि मिनिमम तो पहले ही दे रखा है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? x इक्वल टू 1/5, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट, ठीक है क्या? ठीक है। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। इंटीग्रेशन क्या है? बेसिकली इंटीग्रेशन का पहले फिजिकल मीनिंग समझता हूँ। अगर मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारी चीजें दी हुई है चेन टाइप के ऐसे करके, ठीक, और ये जो है इसका लेंथ जो है ये है dl, ठीक है, छोटा सा लेंथ है dl। ऐसे करते करते बहुत सारी दी हुई है मेरे को, l लेंथ तक दी हुई है, ठीक है, पूरी l लेंथ तक दी हुई है। तो मैं मेरे को अगर इसका टोटल लेंथ निकालना होगा तो इन सबको ऐड कर दूंगा क्या? हाँ। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए, टोटल लेंथ निकालने के लिए या तो मैं dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl ऐसे लिखते जाऊं कहाँ तक? आखिरी तक। या फिर मैं क्या कर दूं कि इंटीग्रेशन का ये साइन लगा दूं। इंटीग्रेशन ये सांप टाइप का ऐसा ये साइन है इसका, कहाँ से कहाँ तक? इस पॉइंट को ले लो 0, इस पॉइंट को ले लो l, तो 0 से l तक किसके लिए कर रहे हैं? dl के लिए, ठीक है। तो ये जो टोटल लेंथ है ये इस मेथड से भी निकल सकता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का एक हल्का फुल्का मतलब तुम ये मान सकते हो कि समेशन कर रहे हैं, ठीक है क्या? सही। इंटीग्रेशन जो है हमेशा याद रखना कि ये जो है मान लो कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करके एक वैल्यू लाते हैं ना, अगर उस वैल्यू को अपन इंटीग्रेशन कर देंगे ना तो वापस डिफरेंशिएशन वाला जो है अपने पास फंक्शन आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं x टू द पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आ जाएगा? n प्लस 1 x टू द पावर n आ जाएगा। अभी इस सेम चीज का n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन करूँ, सांप डाल के डॉट dx डाल दूं, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन मेरे को क्या देगा? वापस ये जो वाला जो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन किया था हमने, हाँ,
वो वाला फंक्शन वापस कर देगा ये। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो यहीं से अपने पास इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डॉट डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस। ठीक है क्या? ठीक। वही जो है, अगर अपन ने लॉग का डिफ्रेंशिएशन किया तो वन बाय एक्स मिलता है। हाँ, अगर हमने वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन किया तो हमको क्या मिलेगा? लॉग मिलेगा। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? हमेशा याद रखेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जनरल टर्म्स का इंटीग्रेशन। सबसे पहले एक्स टू द पावर एन डॉट डी एक्स करेंगे तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ही मिलेगा अपने को, हमेशा याद रखेगा ये तो। ठीक है, अब इस कंडीशन में n जो है माइनस वन नहीं होना चाहिए हमेशा, तभी तभी है, क्योंकि n इज इक्वल टू माइनस वन हो गया तो ये तो जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह माइनस कॉस, जैसे कि माइनस कॉस एक्स का जो है डिफरेंशिएशन अगर करें ना हम डी बाई डी एक्स, तो क्या मिलता है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या देगा हमको? माइनस कॉस एक्स। ठीक है, प्यारी समझ गई। ठीक, अब cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन करते थे तो cos x मिलता था, cos x का इंटीग्रेशन sin x देगा। वहीं log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x मिलता है, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x मिलेगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वही मिलता है, तो इंटीग्रेशन करने पे भी वही मिलेगा। अब यहाँ पे प्लस सी क्यों लगा रहे हैं दोस्त? प्लस सी इसलिए लगा रहे हैं, मान लेते हैं मैं एक्स स्क्वायर का जो है डिफरेंशिएशन करूँ डी बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिफरेंशिएशन करूँ डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये 2x देगा, और इसका भी डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये भी 2x देगा। तो इस 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या एक्स स्क्वायर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इस 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस टू मिलेगा? नहीं, तो भी एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। तो ये जो कांस्टेंट जो छूट जाता है अपना, उस कांस्टेंट की जो वैल्यू है अपन सी लेके कॉम्प्लीमेंट्री टाइप से हर एक फंक्शन के बाद जो इंटीग्रेशन के बाद मिलता है उसके आगे सी लगा देते हैं। ठीक है क्या? हम जो है अपना मानवता का धर्म निभा रहे हैं यहाँ पे, वो कांस्टेंट सी लगा के। ठीक ठीक, आफ्टर दैट अपन जो है इंटीग्रल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल दिया हुआ है, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है 1 से 5। तो क्या करेंगे अपन? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू द पावर एन डी एक्स का क्या फॉर्मूला है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर एन क्या है? टू, टू प्लस वन क्या होता है? थ्री, अपॉन एन प्लस वन यानी कि थ्री। कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है? 1 से 5 तक, तो 1 से 5। अब इसको खोलेंगे कैसे 1 से 5 वाले को? ये जो 5 है इसकी वैल्यू x की जगह रख दो, तो रख दिया 5 का क्यूब माइनस 3, माइनस डालो उसके बाद ये जो नीचे वाला लिमिट है, लोअर लिमिट, उसकी वैल्यू x की जगह रख दो, तो 1 का क्यूब बाई 3, और इसको सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 125/3 माइनस 1/3, तो 124/3 हो जाएगा, 124/3 हो जाएगा, जो कि ये वाला ऑप्शन अपना ये वाला। ठीक है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपीटी विजिबल है ना? बीच बीच में क्या मेरा रुक जाता है कभी कभी, इसीलिए मैं देखता रहता हूँ पीपीटी विजिबल है कि नहीं। ठीक है, अब जो है अपन ग्राफ्स के बारे में बात करने वाले हैं। ग्राफ्स बेसिकली क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले अपने पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ विथ वाई एक्स टू एम एक्स माइनस सी। अगर माइनस सी दिया हुआ है ग्राफ तो हमेशा याद रखना वाई एक्सिस में नेगेटिव की तरफ ही जो है कट करेगा अपना ग्राफ। ठीक है, अगर वाई एक्सिस पे जीरो पे कट कर रहा है तो क्या है? वाई इक्वल टू एम एक्स है उस लाइन का इक्वेशन। और अगर वाई को पॉजिटिव में कट कर रहा है अपना लाइन तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है उस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। वहीं अपन पैराबोला का इक्वेशन देखें तो अगर हमेशा याद रखेंगे इसका साइन कन्वेंशन कैसा रहता है, इस तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव, और लेफ्ट साइड की तरफ भी नेगेटिव। तो अपना पैराबोला पॉजिटिव साइड में क्या, प्लस एक्स की साइड में क्या होगा? हाँ, यहाँ पॉजिटिव इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अगर पैराबोला नेगेटिव साइड में होगा तो एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि पैराबोला का मुंह जो है एक्स एक्सिस के अराउंड है तो इसीलिए एक्स इज इक्वल टू ये है। अगर वाई के अराउंड रहता तो वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर होता, और ऊपर है तो पॉजिटिव है। वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, या फिर एक्स इंटू वाई
इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ठीक। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या है, इसका रेडियस। ठीक है। एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए क्या है यहाँ पे, ए जो है ना ये सेमी मेजर एक्सिस है, और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है, बी। एलिप्स इज इक्वल टू, एलिप्स का फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। वहीं एक्सपोनेंशियल डीके का जो अपने पास इक्वेशन आता है वो होता है y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के एक्स। के क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जो इस फॉर्म में दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक्स की जो वैल्यू है वो कुछ जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में ऐसी आती है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब प्लस माइनस यहाँ लगा है तो एक बार प्लस लेंगे तो एक x1 वैल्यू मिलेगी, एक बार माइनस लेंगे बीच में तो x2 की वैल्यू मिलेगी। हमेशा याद रखेंगे ये दो रूट कहलाते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x1 और x2 क्या है, रूट है। इस x1 की वैल्यू इस इक्वेशन में डालूंगा तो 0 मिलेगा, तो ये रूट कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो दोनों रूट्स का जो समेशन होता है, x1 प्लस x2 का जो समेशन होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए। बी क्या है, ये x का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, माइनस बी बाई ए। और अगर दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करूं तो ये सी बाय ए कहलाता है। सी क्या है, ये कांस्टेंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का सामने वाला। ठीक है, तो सी बाय ए कहलाता है। ठीक। अब अपन जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशन लिखा है, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा एक्स इज इक्वल टू क्या था अपने पास, माइनस बी। तो बी क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है, पहले तो 2 है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 12 है, माइनस 12, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, प्लस है यहाँ पे माइनस, तो सी की वैल्यू माइनस 12 है। तो माइनस बी, तो माइनस बी क्या होता है, माइनस ऑफ 5 प्लस लेते हैं पहले, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, बी क्या है, बी है 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी क्या है माइनस 12, माइनस 12 अपॉन 2 है, 2 इंटू ए क्या है 2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 प्लस अंडर रूट 25 माइ 12 दूनी 4 2 8, 12 8 कितना हो जाता है, 12 8 सा 84, तो ये 121 आ जाएगा। हाँ, तो अंडर रूट 121 क्या होता है, अंडर रूट 121 होता है 11। तो 5 -5 प्लस 11, अंडर रूट 121 आ गया ये अपॉन 4। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 प्लस 11 बाय 4। तो ये क्या हो गया, 11 माइनस 6 नहीं, 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, 6/4। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3/2। ठीक है क्या, ये तो एक रूट हो गया। अगर बीच में माइनस होता तो क्या होता, x2 इज इक्वल्स टू -5 माइनस 11/4। तो ये आ जाता -4। ठीक है क्या, x1 और x2 की वैल्यू दोनों आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, बेसिकली जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो है अपन कोई दो टर्म्स है, जैसे कि इस इक्वेशन में x और y है या a और b जो है दो टर्म्स दिए हैं, और उसको जो है अपन बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं जिनका कुछ पावर होता है। ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हर एक जो है अगर मान लेते हैं कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स दिए है a और b, और उनका समेशन में कोई पावर है, तो उनका एक्सपेंशन क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का टू द पावर n, तो a का पावर n, a को एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो n a टू द पावर n-1 हो जाएगा, इनटू b का पावर 1। उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे a टू द पावर n-1 का, तो क्या होगा n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू 1 इंटू a टू द पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर। अगला टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू a टू द पावर n-3 अपॉन जो है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू बी का पावर 3। ऐसे करके ये जो कारवा है ये बढ़ता चला है। ठीक है, वहीं 1 प्लस एक्स टू द पावर n का इस तरीके से अपन जो है ना खोलेंगे, अगर इस तरीके से एक्सपेंशन करेंगे तो ये देगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू n-1 एक्स स्क्वायर
फिर 2 into 1 ऐसे करके देता चला जाएगा। ठीक है, अब एक आता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, सॉरी। ठीक है, क्यों क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हारे काम आएगा। अगर 1+nx दिया हुआ है, सॉरी 1+x दिया हुआ है और पावर n, और अपने को कंडीशन गिवन है कि x जो है 1 से बहुत छोटा है, तो अपन इसको डायरेक्टली जो है क्या लिख सकते हैं, 1+nx लिख सकते हैं। सेम यही काम 1 - x दिया होगा और टू द पावर n होगा तो भी होगा। ये कब होगा? जब x बहुत छोटा है 1 से। अभी अपने को ये दिया हुआ है कैलकुलेट करना है, अपन इसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको 0.99 का रूट, इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 - 0.01 का पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? हाँ। अब ये x हो गया अपना, x क्या 1 से बहुत छोटा दिख रहा है क्या? हाँ 1 से बहुत छोटा है, तो क्या होगा, 1 - ½ इंटू 0.01, ये हो गया। इसको सॉल्व करें तो 1 - 1/200, तो ये कैसे सॉल्व होगा, 0.95 ऐसा कुछ आ जाएगा। पॉइंट लगाओ, 0.005 टाइम्स में गया, तो 0.0005, तो 0.995 हो जाएगा ये। ऐसा कुछ दे देगा। ठीक है क्या? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, लॉग। ठीक, लॉग जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहां। लॉग होता क्या है? देखो, लॉग दो टाइप से होते हैं। पहला होता है लॉग बेस ई, बेस क्या है यहाँ पे लगा, और दूसरा होता है लॉग बेस 10। तो मैं तुम लोगों को पहले लॉग बेस 10 समझाता हूँ कि लॉग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर लॉग का फिजिकल मीनिंग बता, ठीक है, ध्यान से समझ, लॉग बेस 10 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 10, तो इसका मतलब क्या है कि इस 10 की पावर कितनी होगी कि अपने को ये 10 में, मतलब सॉरी इस 10 की पावर, ये जो बेस में 10 की पावर, ये कितनी होगी सो दैट अपने को 10 1, 10 की पावर 1 होगी सो दैट ही अपने को 10 मिलेगा ना। हाँ, वहीं एक बार और, अब दूसरा लेता हूँ, 100 लेता हूँ, ठीक है, इस 10 की पावर कितनी रखे सो दैट मेरे को यहाँ पे 100, 2 रखेंगे तो 100 मिल जाएगा। हाँ, एक और लॉग बेस 10 1000, इस 10 की पावर कितनी रखे सो दैट यहाँ 1000, 3। ठीक है क्या? ठीक। वहीं एक्सपोनेंशियल में भी यही सिस्टम है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ई की पावर जो है ना, ई की जो वैल्यू होती है, ई की वैल्यू वो होती है 2.303। ठीक है, ठीक है। तो अगर लॉग बेस ई दिया हुआ और यहाँ 2.303 दिया हुआ, तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ 1। ठीक है, तो दो तरीके के लॉग के बेस होते हैं, एक होता है ई वाला एक्सपोनेंशियल वाला, और एक होता है 10 वाला। ठीक है, ठीक है। अब लॉग के जो है फॉर्मूले चालू करते हैं। तो लॉग के अंदर अगर कोई दो फंक्शंस दिए होते हैं, एम या एन या एक्स या वाई, तो लॉग एम एन इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। वहीं डिवीजन में दिए हैं लॉग एम बाय एन, तो क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग। और वहीं m की पावर n दी है या x की पावर y दी है, तो ये जो पावर वाला टर्म है ये आगे आ जाता है, और लॉग के अंदर सिर्फ ये जो बेस वाला टर्म है वही। ठीक है, नॉर्मल लॉग लिखने का मतलब हमेशा ये होता है कि ये इसका जो बेस है ये 10 है, हमेशा याद रखना। ठीक है, इसका बेस जो है ये 10। लॉग ई को लॉग 10 में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आता है, लॉग बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 इंटू लॉग बेस 10 m। ठीक है, ठीक। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ये रूल क्या बोलता है कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन में गिवन है p बाई क्यू इज इक्वल टू a बाई, देन p प्लस क्यू बाई p माइनस क्यू इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन a माइनस b भी ट्रू होगा। इफ ये गिवन है देन ये वाला कंडीशन भी ट्रू होगा, याद रखना। ठीक है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, 2 4 6
8, 10, ऐसे कर, ऐसे आगे तक बढ़ता जाए, n तक चला गया। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है क्या, बिल्कुल। तो इस तरीके के फॉर्म को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं या एपी। तो इन सब का n टर्म्स का सम करने के लिए क्या होता है, अपने पास फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म अपने कंडीशन में क्या था 2, प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 2, समीशन सम ऑफ n टर्म्स का जो है यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला आता है, ठीक है। या फिर एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ठीक है क्या, ये याद रहेगा क्या, बिल्कुल, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते, तो अब आता है अपने पास सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल। अगर कोई नेचुरल नंबर दिए हैं, जैसे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 ऐसे करके, तो n तक दिए हुए हैं, तो इन सारों का सम क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2 होगा। ये कहाँ से आया, डेरिवेशन के थ्रू आया, डेरिवेशन बता नहीं सकते, ठीक है, ठीक। अगर n स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे करके n स्क्वायर तक है, तो सबका स्क्वायर क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 ही रहेगा, इंटू 2n प्लस 1 और ऐड हो जाएगा अपॉन 6 आ जाएगा, ठीक है क्या। आफ्टर दैट क्यूब का क्या होगा, फर्स्ट क्यूब का n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जो फर्स्ट में मिला था ना यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर करना, तो क्यूब का मिल, ठीक है। अब आते हैं अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मान लेते हैं मैं लिखा 3, फिर लिखा 9, फिर लिखा 27 और ऐसे आगे बढ़ता चला है, ठीक है। तो क्या 3 और 9 के बीच में क्या डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, और 9 और 27 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये तो 17 18 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो है ना डिफरेंसेस कॉमन नहीं है, यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस नहीं, तो ऐसी टाइप की चीज़ों को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसे होता है, a इंटू a इंटू r का स्क्वायर। तो अगर a इंटू आर लिखूँ, फिर a इंटू आर का, पहले a लिखूँ, तो a यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा क्या, हाँ। a इंटू आर लिखूँ तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी क्या, 3 इंटू 3। फिर a इंटू आर स्क्वायर लिखूँ, तो ये क्या 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, हाँ। तो ऐसे मिलता जाएगा। तो इसके लिए सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म से मिल जाएगी, ठीक है। वही सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर होता है, ठीक है क्या, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आता है फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया। एरिया बताने के लिए अपने पास फॉर्मूला, सो एरिया किसी स्क्वायर का, अगर मान लेते हैं अपने पास एक स्क्वायर ऐसे करते, ठीक है, ये इसका साइड है ए, इसका साइड है, तो एरिया क्या होगा, सीधा साइड का स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, ये रेक्टेंगल होता है, लंबा वाला लेंथ होता है, छोटा वाला ब्रेड्थ होता है। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है, ये ट्रायंगल होता है, ये हाइट है इसका, ये बेस है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ट्रेपेजॉइड का ये होता है हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल, अगर एक सर्कल है इसका रेडियस दिया हुआ है यार, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वहीं एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर क्या होता है, सर्कल क्या होता है सिर्फ 2D होता है, स्फीयर क्या होता है 3D होता है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है इस तरीके से, ठीक है। यह है ए, यह है बी, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसका हाइट निकालना है, तो हाइट जो है ऐसे निकलता है, ये है एच। तो क्या होता है, बेस जो है ना, बेस, क्योंकि मान लेते हैं इसमें दोनों साइड एक ही रहता है वैसे तो, ए और ए, ठीक है। तो बेस जो है ए दिया हुआ है, तो बेस इंटू हाइट हो जाता है ए इंटू एच, ठीक है। वहीं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर एक सिलेंडर दिया हुआ है ऐसे, इसका सिर्फ कर्व वाला एरिया, पूरा एरिया नहीं, सिर्फ कर्व वाला, ये वाला, लेंथ दिया है एल और इसका रेडियस दिया हुआ है आर, तो क्या होगा ये 2 पाई r l। एलिप्स, अगर एलिप्स दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ये वाला साइड जो है सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है, ये ए है, सेमी माइनर एक्सिस ये बी है। तो एरिया क्या हो जाता है एलिप्स का, ए इज इक्वल टू पाई इंटू ए इंटू, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर क्यूब दिया हुआ है अपने को, क्यूब बना, ये जो है क्यूब दिया हुआ है ऐसे करके, हर एक साइड ए है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा 6 इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, अगर एक कोन दिया हुआ है ऐसे,
ये दिया हुआ है रेडियस आर, ठीक है, ये जो लेंथ है ये दिया हुआ है एल, ठीक है। तो क्या होगा अपने पास, टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, ठीक है क्या। अब आगे बढ़ते हैं और वॉल्यूम की तरफ बताते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब, जैसे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्लैब दिख रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, बी, क्योंकि ये लेंथ है, ए ब्रेड इंटू थिकनेस टी, तो ए इंटू बी इंटू टी जो है अपना वॉल्यूम। वैसे ही अगर अपने पास एक क्यूब दिया हुआ है, ये ये मेरा एक क्यूब, ठीक है। तो क्यूब क्या है, मान लेते हैं अ, ये एक साइड है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, ठीक है। वहीं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर क्या है, स्फीयर एक 2D में सर्कल होता है, रेडियस आर है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वहीं अगर एक सिलेंडर दिया हुआ है ऐसे करके, जिसका लेंथ है एल, लेंथ है एल, और रेडियस क्या दिया है, आर दिया हुआ है, तो क्या वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर। और वहीं कोण दिया हुआ है ऐसे करके, रेडियस गिवन है आर और हाइट दिया हुआ है एच, तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 के इक्वल होती है, और 1/पाई की वैल्यू 0.3। होप इतना क्लियर होगा। ये सारा जो है अपना मैथमेटिक्स हो गया, जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है वाइल स्टडिंग फिजिक्स, ठीक है। इसमें वेक्टर्स नहीं था, वेक्टर्स तुम वैसे भी मोशन इन प्लेन में पढ़ ही लोगे, जो भी पढ़ाएगा तुम्हें जिससे भी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुमको किसी भी चीज का या फिर कोई भी टॉपिक तुमको पढ़ना है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। और अब मैं वीडियोस ट्राई करूंगा कि मैं रेगुलर डालूं, मेरे कॉलेज वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एनआईटीज में थोड़ा सा टफ रहता है ये सब कैरी ऑन करना, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं डाल पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।